Hello and welcome to Raj Malhotra's IAS. So continuing with our Smart Crash Course series under the heading of Polity, today we will cover these topics: Finance Commission, Interstate Council, Zonal Councils, Interstate Water Disputes Act, Sixth Schedule, Lieutenant Governor case of Delhi and Puducherry, and Article 371. तो प्राइमरली जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस, एंड इन दैट सेंटर स्टेट रिलेशंस वी विल कवर ऑल दीज फॉलोइंग टॉपिक्स इन कंप्लीट लेंथ एंड ब्रेड्थ, राइट। तो जो इसमें बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, या फिर जो आपका फाइनेंशियल बिल्कुल बेसिक पोर्शन होता है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू कवर. वी आर बेसिकली गोइंग टू कवर दोज एस्पेक्ट्स विच वर करंटली इन न्यूज विद रिगार्ड टू द recent last year, right? So starting with the first topic, that is Finance Commission, right? So as everybody knows that Finance Commission is a constitutional body which is given under Article 280 of the Constitution, right? तो Article 280 of the Constitution बात करता है Finance Commission की, and it very well describes that Finance Commission will be a quasi-judicial body which will be constituted by the President of India every 5th year, right? That President of India will establish the Finance Commission every 5 years, and as per now or as per the Constitution there is no qualification given of the members of Finance Commission कि कौन मेंबर होगा फाइनेंस कमीशन की, उसकी एज सच कोई क्वालिफिकेशन जो है उसकी बातचीत नहीं करी गई है, ठीक है। तो जो भी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एज दे रिकमेंड और एज दे एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी प्रकार से फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो जो अभी रिसेंट फाइनेंस कमीशन थी, दैट इज द 15th फाइनेंस कमीशन, और दैट वाज द 15th फाइनेंस कमीशन व्हिच वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह। तो जिसने आपने अभी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि रिपोर्ट जिसकी अभी टेंटेटिव रिपोर्ट आई थी, तो वो एनके सिंह की चेयरमैनशिप के अंडर आपकी 15th फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी। बिफोर वी गो to the terms of reference or the recommendations that have been given by Finance Commission, let us understand कि what are the basic powers of Finance Commission. तो जो powers हैं Finance Commission की, वो powers हम इस प्रकार से देख सकते हैं that first power of Finance Commission is distribution of net proceeds of taxes, कि whatever tax collection is done उसकी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन या कितनी एलोकेशन सेंटर और स्टेट को होगी, वो डिसाइड करने की पावर जो है दैट इज विद द फाइनेंस कमीशन। सेकेंड थिंग इज दैट प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न ग्रांट्स इन एड टू स्टेट बाय सेंटर, कि जो पैसा सेंटर ने एलोकेट करना है स्टेट को, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स या क्या रैशनल होना चाहिए, वो डिसाइड करने का या वो बताने की जिम्मेवारी भी फाइनेंस कमीशन की होती है। जैसे कि इस बार की फाइनेंस कमीशन अभी हम डिस्कस भी करेंगे, उस फाइनेंस कमीशन ने बात करी है जैसे एक डेमोग्राफिक इंडेक्स की, ठीक है। पिछली फाइनेंस कमीशन ने एक बात करी थी आपके फॉरेस्ट कर्व की, इस फाइनेंस कमीशन ने उसको चेंज कर दिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कर दिया। तो किस टर्म का या किस प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा, वो सारा प्रिंसिपल्स डिसाइड करने की जिम्मेवारी जो है वो भी सारी की सारी फाइनेंस कमीशन के ही अधीन आती है या फाइनेंस कमीशन की ही आती है। तीसरी बात ये क्या करते हैं, दैट द फंड ऑफ द स्टेट दैट दे डिस्क्राइब और दे से दैट व्हाट आर द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत, ठीक है जी। कि रिसोर्सेज ऑफ पंचायत, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, रूरल लोकल बॉडीज होती हैं, इनको हम पंचायती राज भी कहते हैं, या फिर अपनी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, तो जो इनको पैसा जाना होता है उसकी भी रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन दे सकता है। पर अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको कहा गया था दैट दे शुड somewhat formulate idea that how direct money transfer can be done, and they have formulated which we will discuss, राइट। बट अभी यहाँ पे इससे पहले क्या होता था कि ये दे यूज टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ 100 रुपीज इज गिवन, और इफ 100 रुपीज वाज टू बी गिवन टू द 100 रुपीज वाज टू बी गिवन टू द स्टेट, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं हम कि 100 रुपीज वाज टू बी गिवन टू द स्टेट, सो द फाइनेंस कमीशन वुड से द फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट वुड रिक्वेस्ट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कि हमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दो, सो दैट वी कैन गिव इट टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज।
सो द फाइनेंस कमीशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, दैट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट, ये बता सकता है कि कितना एक्स्ट्रा पैसा जो है वो दिया जा सकता है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को, सो दैट दैट मनी कैन बी गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हमने यहां देखा कि 100 रुपये स्टेट को दिया जाना था, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दे कि भाई 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे हम आपको स्टेट को, सो दैट दीज 5 रुपीज कैन बी गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज। सो एट दैट टाइम द अमाउंट विल बी गिवन 100 + 5. So this 100 will be for the state and this 5 will be for the Panchayati Raj institutions. So that is the third power of Finance Commission of India. And last power or the fourth power is any other matter referred by the president. कि अगर कोई और मैटर प्रेसिडेंट रेफर करे तो that can also be decided by Finance Commission. तो these are 4 primary powers of Finance Commission, right? तो अब ये जो है ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 15th फाइनेंस कमीशन का, जिसके लिए काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न. द मेजर इशू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इज दैट व्हाट वर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस. तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था कि क्या यूनियन और स्टेट के बीच में नेट प्रोसीड्स होना चाहिए, इसको डिसाइड करना था. क्या एलोकेशन होना चाहिए, क्या उसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और किस प्रकार से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वो सप्लीमेंट किया जा सके so that पंचायत को बेनिफिट हो सके. तो these were the certain terms of reference for 15th Finance Commission. Now coming to the major recommendations of 15th Finance Commission. तो जो मेजर रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने क्या बोला कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि जो टैक्सेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट डिस्ट्रीब्यूशन दे हैव सेड इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 42% टू 41%. कि अर्लियर द 14th फाइनेंस कमीशन ने बात करी थी ऑफ 42%, तो इन्होंने बोला है कि इट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 42% टू 41%. एंड व्हाई दिस हैज बीन डन एंड 1% जो किया जाएगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूटीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. की जो यूटीज होती हैं, एज यू नो दैट दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सो दैट 1% बर्डन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इन्होंने बोल दिया कि अब आपने सारा यूटी चलाना है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का भी, सो द अमाउंट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 1%, और द टोटल परसेंटेज ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 1%. फॉर दैट रीजन और बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट one state has been reduced and 2 more UTs have been created. तो इस वजह से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई. अब आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो प्रिंसिपल्स की हम पीछे बात कर रहे थे ग्रांट्स इन एड की. तो दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जिनको कंसिडर किया गया है बाय 15th फाइनेंस कमीशन. जैसे कि फर्स्ट है इनकम डिस्टेंस. इसमें 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 45%. पॉपुलेशन 1971 वाज द क्राइटेरिया दैट वाज कंसिडर्ड बाय 14th फाइनेंस कमीशन, बट the 15th Finance Commission has given the preference to population of 2011, right? फॉरेस्ट कवर 14th फाइनेंस कमीशन जैसे हमने बात करी थी, इसने बात करी थी, पर 15th फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट कवर को उड़ा दिया. 15th फाइनेंस कमीशन ने बात करी है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की, कि 10% विल बी गिवन टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी. नाउ a very important criteria has been added by 15th फाइनेंस कमीशन, that is demographic performance. इसको वेटेज दी गई है 12.5%. वेरी इंपॉर्टेंट, विल डिस्कस इट. एरिया कि स्टेट का कितना एरिया है, इसको सेम रखा गया है 15%. एंड टैक्स एफर्ट कि किस स्टेट ने कितना फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन किया है, दैट इज 2.5%, राइट. तो अब ये देख लीजिएगा कि आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा नया पैरामीटर ऐड किया है. तो नया पैरामीटर ऐड हुआ है आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, राइट. और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज अभी भी देखा गया है दैट इज ऑफ इनकम डिस्टेंस. ठीक है जी. तो अब बात करते हैं आपके जो पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं या जो बेसिक पैरामीटर्स हैं. तो अगर हम बात करें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, जो हम कह रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऐड हुआ है, तो बेसिकली व्हाट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये बात क्या करी गई है कि जो ह्यूमन कैपिटल आउटकम है स्टेट्स की, उस ह्यूमन कैपिटल आउटकम को बेनिफिट देने की या फिर उसको भी मेजर करने की बात की गई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल the state of Karnataka or the state of Tamil Nadu, they should get some extra benefit because they have put a lot of effort in improving the demographic performance of their particular state. तो उस बेसिस के ऊपर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी वेइन या फिर मेजर किया गया है एज एन additional criteria for devolution of funds. A very important criteria and a very important issue that has been added by 15th Finance Commission. Second is forest and ecology.
तो दिस फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का हमारा मतलब क्या है? दिस क्राइटेरिया बेसिकली सर्व्स कि अब ये नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है जी। अब इसमें यह देखा जाएगा कि व्हाट इज द एंटायर फॉरेस्ट कवर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द एंटायर फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो उस पैरामीटर पे फॉरेस्ट इकोलॉजी की बात करेगी। अब तीसरा है टैक्स एफर्ट। इस टैक्स एफर्ट का मतलब क्या हुआ कि कितनी ज्यादा कलेक्शन एफिशिएंसी है एक पर्टिकुलर स्टेट की कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस या सॉरी कलेक्शन एफिशिएंसी है, और उन स्टेट्स को एनकरेज करना कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। इससे होगा क्या कि बाकी सारी स्टेट्स भी एनकरेज होंगी कि जो स्टेट बेटर परफॉर्म कर रही है उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बाकी सारी स्टेट्स जो हैं दे विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू वर्क फॉर बेटर टैक्स एफर्ट और द एफिशिएंट टैक्स एफर्ट। द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। अभी जो पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया है कि 14th फाइनेंस कमीशन तक 1971 was considered as the population, but in this 1971 has been reduced and has been eliminated, and now only 2011 census numbers is being used, right? So these are certain important parameters that were added. Next is grants in aid. जो ग्रांट्स इन एड है, इस ग्रांट्स इन एड में आपने पढ़ा होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ग्रांट्स लोकल बॉडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो माय कंसर्न इज नॉट गोइंग इनटू दिस व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स और व्हाट इज दिस, बट वी विल बेसिकली डिस्कस कि क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज पार्ट ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स, राइट। सो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, एक बार इसको देख लेना, और कुछ नहीं है इसमें। जो दूसरा है स्पेशल ग्रांट्स। स्पेशल ग्रांट्स क्या है कि 3 स्टेट्स हैं जो सम ऑफ डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेटेड to decline in this as compared to this year. These states are Karnataka, Mizoram and Telangana. ठीक है जी, ये आपके लिए as such important नहीं है, but this just I have mentioned because this was the primary recommendation, right? So do not go into this particular criteria कि ये है क्या, just go through it once. But the important part out of this grants in aid is these performance based incentives. ठीक है, इन दोनों से इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स वाली बात, कि 6 ब्रॉड एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके ऊपर स्टेट्स को बेनिफिट दिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। और वो 6 बेसिक एरियाज क्या हैं? इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो आपने पढ़ा होगा कि नीति आयोग चेक भी करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ठीक है जी। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी गई। पावर सेक्टर रिफॉर्म, जब से सरकार आई है तब से इन्होंने वो डिस्कॉम्स का इशू बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है, उसके रिगार्डिंग कई सारी स्कीम्स भी बनाई गई थी, तो वो पावर सेक्टर रिफॉर्म की बात करी गई है। ट्रेड को एनहांस करने की, इंसेंटिव्स फॉर एजुकेशन एंड प्रमोशन फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। तो इन 6 मेयर्स पे या इन 6 क्राइटेरियाज पे, इन 6 बेसिक ब्रॉड एरियाज के ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की बात करी गई है विद रिगार्ड टू द स्टेट्स, ठीक है जी। अब दूसरी बात जो हमने करी है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने बात करी है 15th फाइनेंस कमीशन में, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की। अभी जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है इसमें कमीशन ने क्या बात करी है? दे हैव सेट अप दैट दे हैव रिकमेंडेड ऑफ सेटिंग अप ऑफ नेशनल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स, कि एक एनडीएमएफ और एसडीएमएफ सेट किया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ लोकल लेवल मिटिगेशन एक्टिविटीज, की जो बेसिक एरियाज होंगे उन एरियाज में जो लोकल एक्टिविटीज या लोकल डिजास्टर्स आएंगे या लोकल प्रॉब्लम्स होंगी उनको कवर करने के लिए, जैसे कि अभी आप देखो कोरोना का इतना बड़ा इशू चल रहा है, दिस इज बी कंसिडर्ड एज डिजास्टर। तो इन एरियाज को, इन पॉइंट्स को कवर करने के लिए नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स को स्टेब्लिश करने की बात की गई है। और साथ ही कहा गया है कि इन फंड्स में कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न क्या होंगे, कि एसडीएमएफ न्यू और एसडीआरएफ एग्जिस्टिंग जो है, ठीक है, अभी तो जो है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एग्जिस्ट करता ही है, अब इन्होंने बोला है कि इसकी जगह आप स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड भी बनाओ, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट शेयरिंग क्या रहेगी कि जो बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए 75:25 का क्राइटेरिया रहेगा, 75% वाला सेंटर, 25% का क्राइटेरिया रहेगा, और इसमें 90:10 का क्राइटेरिया रहेगा फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रांट्स टू लोकल बॉडी, जैसे हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी बात की थी कि लोकल बॉडीज को इंपावर करने के लिए भी ग्रांट्स की बात की गई है, और 15th फाइनेंस कमीशन ने इसके ऊपर स्पेशल एम्फेसाइज भी किया है, ठीक है जी। तो अब इन्होंने बात क्या करी है कि इन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन ने 90,000 करोड़ रुपीस देने की बात करी है लोकल बॉडीज को, विच विल बी 4.3% ऑफ द डिविजिबल पूल, ठीक है। तो विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एम्पावरिंग द लोकल बॉडीज।
And what very important recommendation that has been given by the 15th Finance Commission is that all tiers of the Panchayati Raj to enable pooling resources to create durable community assets. ठीक है जी, कि आपको पता होगा कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, तो इस 3 टियर पंचायती राज सिस्टम में हर टियर के पास पावर होनी चाहिए सो दैट दे कैन क्रिएट वैल्यू एसेट्स विच कैन एनहेंस देयर पावर एज वेल एज देयर फाइनेंसेस. ठीक है, तो ये बात करने की भी जो इशू है ये 15th फाइनेंस कमीशन ने उठाया है. बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट जो भी फाइनेंस कमीशन ने अभी बात पढ़ी, हमने पढ़ी है, जो भी फाइनेंस कमीशन ने बात करी है, दिस इज अ टेंटेटिव रिपोर्ट दैट इज गिवन बाय फाइनेंस कमीशन और दिस इज द टेंटेटिव रिकमेंडेशंस गिवन बाय फाइनेंस कमीशन. एज द रिकमेंडेशंस गिवन बाय फाइनेंस कमीशन आर ओनली advisory in nature and the government is not bound to follow. Government is not bound to follow. ठीक है, तो जो भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं वो सब एडवाइजरी हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी बाध्यता या गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल बाउंड टू फॉलो देम एंड रेस्ट वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड वी विल डिस्कस इट पर से. राइट, तो दिस वॉज बेसिकली योर फाइनेंस कमीशन एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Now moving to Interstate Council. So this Interstate Council was also in news and this is basically Article 263 of the Constitution. ठीक है, this is another constitutional body which is or which has been established to enhance the center-state relations or to enhance the administrative center-state relations so that the concept of cooperative federalism can be enhanced or made better to function. राइट, तो इंटरस्टेट काउंसिल ऐसा है कि पहले तो हमारे देश में कभी बनी नहीं थी, पर सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद मई 1990 में पहली बार इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना करी गई. अब इसमें पावर क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एस्टेब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल. ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड द पावर टू एस्टेब्लिश फाइनेंस कमीशन, सिमिलरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू एस्टेब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल एज वेल. तो अगेन इंटरस्टेट काउंसिल में क्या होता है दैट इन इंटरस्टेट काउंसिल the PM, the Prime Minister and the Chief Minister of the states or the administrators जो होते हैं UTs के सब मिलते हैं. Primarily the Chief Ministers and the Prime Ministers and the heads of the area, heads of the respective states, they meet. Heads of the respective states they meet and the union and the states they have the common interest pattern so that there can be a better coordination of policy. So in this case or in the case of Interstate Council, Prime Minister is the chairman of this Interstate Council. ठीक है जी, और इनकी जो ड्यूटीज होती हैं दैट इज बेसिकली एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट्स दैट हैव अरीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि कोई सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना. ठीक है जी, कोई भी सब्जेक्ट है जो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है स्टेट्स और यूनियन का, उसको डिस्कस करना और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए रिकमेंडेशंस देना. अगेन दिस हैज टू बी ब्रॉट टू योर नोटिस और दिस हैज टू बी अंडरस्टूड दैट द रिकमेंडेशंस गिवन बाय इंटरस्टेट काउंसिल आर अगेन एडवाइजरी इन नेचर. दैट इज इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट or the union government to accept the recommendations given by interstate council. Right, तो this is your interstate council. अब इसी के साथ ये देखो कि कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल जो है मैंने पीछे बात करी है वो आप देख लेना दैट प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी का लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनके भी आएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, जो हम बात कर रहे थे कि हेड्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स एज वेल एज यूटीज. ठीक है जी, ये रह गया था यहाँ पे लिखना एज वेल एज यूटीज. तो ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें अपना अपना जो भूमिकाएं हैं वो निभाते हैं. अब इसी के साथ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड और यू ऑल्सो साइड बाय साइड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट देयर इज ऑल्सो थिंग नोन एज जोनल काउंसिल्स. दिस जोनल काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है जी, इंटरस्टेट काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, zonal council is a statutory body. Interstate council established by the president, zonal council established by States Reorganization Act of 1956. ठीक है जी, तो at present there are 5 as per State Reorganization Act: Northern, Central, Southern, Eastern, Western. Northeastern Council was created by a separate act of Parliament in 1971, that is Northeastern Council Act. ठीक है, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 ही क्रिएट करता है. जो छठी है
जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो 1971 के सेपरेट एक्ट के साथ क्रिएट करी गई। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स एंड द 2 मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट जो है होते हैं इसके मेंबर होते हैं, और जो ड्यूटीज होती हैं उस जोन में वो जोन के एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर अगर कोई उसमें सीएम है तो वो इसके मेंबर होते हैं, एंड रोटेशन वाइज इसके जो है वो चेयरमैन बनते हैं। ठीक है जी। अब बाकी सबका तो काम यही है कि जो बाकी 5 काउंसिल्स हैं, ये 5 नॉर्दर्न, सेंट्रल, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इनका बेसिक काम यही है कि सिर्फ डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या इंप्रूव करने का तरीका हो सकता है, वेयर एज द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हैज बीन गिवन अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ रीजनल प्लान, इधर डेवलप्स अ स्पेशल रीजनल प्लान फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट हाउ द एरिया और हाउ द condition of that particular area can be improved for the overall betterment of northeast and as the overall security interest of entire nation। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पास स्पेशल पावर दी जाती है, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है जी। अब ये जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, दिस इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट वाज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज द गवर्नमेंट ब्रॉट इन अ न्यू एक्ट, that was an amendment act of 2019. But before discussing the interstate river water dispute amendment bill of 2019, you need to understand the background of interstate river water dispute। तो जो interstate river water dispute है, this is as per the article 262 of the constitution। ठीक है जी। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इन एडजुडिकेटिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स विद रिगार्ड टू शेयरिंग ऑफ वाटर। ठीक है। अब ऐसा है कि ये कोई परमानेंट कमीशन एस्टेब्लिश करने की बात नहीं करता। whenever there is a dispute between the 2 states, they go to the central government, and central government on request of these 2 states establish a river water dispute tribunal। ठीक है। अब जो इसी बेसिस के ऊपर 1956 में इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट भी बनाया गया। अभी जो इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है जैसे मैंने बताया यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है, पर इस इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट की सबसे बड़ी बात क्या है, which is to be understood or which has to be remembered, that whatever decision is being taken by this interstate water river dispute tribunal, that is final and binding, and no supreme court, that is there is no jurisdiction of any court over the decision taken by that particular tribunal। ठीक है। this is your interstate river water dispute act of 1956 as per article 262 जो पार्लियामेंट को पावर दी गई थी। अब इसमें इशू क्या था, दैट दिस ट्रिब्यूनल और दिस एक्ट और जो ट्रिब्यूनल्स इस एक्ट के अंडर बनती थी 1956 के एक्ट के अंडर बनती थी, दे यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि कोई एज सच टाइम लिमिट नहीं था। ठीक है जी। कोई एज सच टाइम लिमिट फॉलो नहीं किया जाता था, और कई कई साल इट यूज्ड टू टेक अ डेकेड फॉर मेनी ट्रिब्यूनल्स टू डिसाइड द अवार्ड। ठीक है। एंड मेनी स्टेट्स इवन did not follow the award। ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी मेजर इशू, जिसकी वजह से कई सारे केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे अंडर स्पेशल लीव पिटीशन ऑफ आर्टिकल 136। इफ एनीबडी हैज डाउट विद रिगार्ड टू स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136, सो प्लीज विजिट आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ पॉलिटी जहां पे हमने इसको डिस्कस किया है, राइट। तो मूविंग ऑन टू इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019। ठीक है। अब इस बिल ने बात क्या करी, दिस बिल बेसिकली टॉक अबाउट दैट देयर विल बी अ परमानेंट ट्रिब्यूनल दैट विल बी सेट अप, राइट। तो दैट परमानेंट ट्रिब्यूनल will be set up, and if there is any kind of dispute, so this permanent tribunal will be the first point of resolution, that if any resolution can be taken at this particular or by this particular tribunal, that will be done। ठीक है। तो that they talked about establishment of a permanent tribunal। ठीक है जी। And also with regard to that, there was establishment or there was a talk of establishment of, or there is a provision of establishment of dispute resolution committee। ठीक है। तो which dispute resolution committee will try to resolve the matter through negotiations within 1 year। ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर इसने जो इशू है वो रिजॉल्व करना है, और
इसकी टाइम जो एक्सटेंडेबल है दैट इज बाय 6 मंथ्स। अगर ये इसने रिजॉल्व कर दिया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने रिजॉल्व कर दिया, इट इज वेरी गुड, अदरवाइज इट विल बी ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल। ठीक है जी। अब इसमें क्या कहा गया कि सिंगल इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिछले एक्ट के दौरान क्या था, पिछले एक्ट में क्या था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रिवर के लिए या डिस्प्यूट के लिए बात की गई है या अप्रोच किया गया है तो उसके अलग कमेटी बनती है, अलग ट्रिब्यूनल बनता है और बाकियों का अलग बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सतलुज यमुना की बात करें तो सतलुज यमुना का ट्रिब्यूनल अलग है, कावेरी का ट्रिब्यूनल अलग है, महादही का ट्रिब्यूनल अलग है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। अब इस एक्ट में या सॉरी इस बिल में जो 2019 में अमेंडमेंट बिल आया, इस अमेंडमेंट बिल में बात करी गई दैट देयर विल बी ए सिंगल इंटरस्टेट रिवर वाटर्स डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, राइट। तो ये सबसे बड़ी एक इसमें इंपॉर्टेंट बात करी गई थी। दूसरा इसमें क्या कहा गया कि जैसे मैंने आपको यहां बताया कि टाइम लिमिट का बहुत इशू रहता था, यहां पे इन्होंने टाइम फ्रेम की बात करी। ठीक है जी। अब टाइम फ्रेम की बात क्या करी गई, प्रपोज किया गया कि द ट्रिब्यूनल मस्ट गिव इट्स डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट विद इन 2 years विच विल बी एक्सटेंडेबल बाय अनदर 1 year। ठीक है। अब जो एक्ट था 1956 का, उस 1956 के एक्ट के दौरान अंदर क्या था कि ट्रिब्यूनल को देना पड़ता डिसीजन 3 साल और विच वॉज एक्सटेंडेबल बाय 2 years, मतलब 1956 के अकॉर्डिंग 5 साल हो सकता था, बट 2019 के बिल के अकॉर्डिंग इसको 3 साल पे रिड्यूस करने की बात करेगी। ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्टेट्स के पास रिकंसिडरेशन के लिए जाता है। अगर स्टेट्स उसके ऊपर बात करती हैं कि स्टेट्स कहती हैं कि यार वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, देन द स्टेट्स कैन अगेन अप्रोच दिस ट्रिब्यूनल विद इन 1 year एंड विच इज एक्सटेंडेबल बाय 6 months। तो प्राइमरीली अराउंड 4.5-5 साल में फैसला लेने की बात की जा रही है। वेयर एज इन 1956 दिस यूज टू एक्सटेंड अराउंड 8 to 9 years। तो यहां पे जो देखा आपने 3 से 4 साल का फर्क लाने की बात की जा रही है अंडर द बिल ऑफ 2019, राइट। Another very important issue which was undertaken in this particular bill was of data collection and maintenance of data bank। कि जैसे बात क्या करी गई कि जैसे कावेरी का ट्रिब्यूनल आया तो उस कावेरी के ट्रिब्यूनल ने बोला कि यार जो आप फैसला दे रहे हो दैट इज एज पर द डाटा दैट यू हैव कलेक्टेड बैक इन 1990s। सो द कर्नाटका गवर्नमेंट सेड कि यार जो 1990s में आपने डाटा कलेक्ट कर रखा है दैट इज नॉट एप्लीकेबल एज पर द कंडीशन ऑफ 2018 और 17, राइट। सो दैट कैन नॉट बी फॉलोड एज सच। सो अब इस बिल में क्या बात करी गई थी कि डाटा मेंटेन किया जाएगा ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दैट शैल बी अवेलेबल टू ऑल। ठीक है। अब वही बात करी गई है इसमें भी, डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है जी। तो दैट वाज विद रिगार्ड टू द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स एक्ट। ठीक है। नाउ मूविंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वाज इन न्यूज वाज योर यूटीज एंड केस ऑफ दिल्ली। ठीक है। जो दिल्ली है, दिल्ली बेसिकली इज डिफरेंट एज पर अदर यूटीज एंड द स्टेट्स। As Delhi is a UT, it is directly administered by the union government, but there is a condition that has been created. The basic arrangement of power in the case of Delhi is with regard to or is basically inspired from your Government of India Act 1919 या फिर जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी जैसे हम कहते हैं, जिसमें डायरकी की बात करी गई थी, उसके बेसिस के ऊपर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस के ऊपर दिल्ली की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो की गई है। अब दिल्ली की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये करी गई है 1919 के एक्ट के बेसिस पे। अब आप ये देखिए कि है क्या कि आर्टिकल 239 में बात करी गई है कि इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज। 239(1) यूटी शैल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये तो हो गया सब यूटीज के लिए विच इंक्लूड्स दिल्ली एज वेल। ठीक है। अब दिल्ली की जो स्पेशल पावर है दैट इज अंडर आर्टिकल 239A एंड 239AA। ठीक है। तो 239AA है विच सेज दैट by 69th Amendment Act obviously 1991 that Union Territory of Delhi shall be called as National Capital Territory of Delhi। ठीक है। और इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, who will be functioning under the president and there will be a elected legislative assembly of Delhi। ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि दिल्ली की असेंबली बनाई जाती है,
70 सीट्स की दिल्ली की असेंबली है, 70 मेंबर असेंबली है दिल्ली में, जिसमें से 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ कैन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, नॉर्मल स्टेट्स में होता है, जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें है 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, बट द मिनिमम नंबर कैन बी 12। ये हो गया स्टेट्स का। दिल्ली के कंसर्न में क्या है कि 10% मतलब सिर्फ 7 इंक्लूडिंग द सीएम, ठीक है, 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द सीएम कैन बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो आपके सीएम है, दे सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, they are appointed by the president and the oath is given by the lieutenant governor। ठीक है, ये बात याद रखना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ही, उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, पर जो शपथ ग्रहण है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें इशू क्या चल रहा था कि जो दिल्ली की पावर है या दिल्ली का इशू है, उसमें क्या बात थी कि दिल्ली की जो असेंबली है वो हर चीज़ के ऊपर, मतलब स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकती है, कंकरेंट सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बना सकती है, बट एक्सेप्ट 3 इश्यूज। वो 3 इश्यूज क्या हैं? वो 3 इश्यूज हैं आपके लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा वाद विवाद चलता रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, सॉरी दिल्ली की गवर्नमेंट में। अब होता क्या था कि जो दिल्ली में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हो क्या रहा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो सारे के सारे डिसीजन जो थे, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें रिकमेंड करते थे, एडवाइस करते थे, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते थे। तो जिसकी वजह से दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। तो जो दिल्ली की सरकार थी, उन्होंने केस करा दिल्ली हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पहले तो ये बोल दिया कि यार जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दे इंजॉय मोर पावर देन इवन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, और जो ये डिसीजन लेंगे, दैट डिसीजन विल बी प्राइमरली फाइनल एंड दे कैन रिजर्व एनी काइंड ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। But again, this was referred to the Supreme Court. So in 2017, Supreme Court took a different stand. What Supreme Court said? Supreme Court said कि यार जो भी elected representatives होते हैं, they obviously in the parliamentary democracy as of India, the elected representatives tend to have or should have more powers or more responsibilities. So उन्होंने क्या कह दिया कि उन्होंने बोल दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नो डाउट has the powers, but his powers are obviously less than the elected representatives. So the lieutenant governor does not have any discretion, and he is bound by the advice given by council of ministers in all cases. और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि यार इस पे उनकी ओपिनियन जो है वो नहीं मैच करता, then lieutenant governor will reserve it for the president, but on very serious and very less issues. He cannot reserve it for the president on day to day issues. ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अपने इसमें वर्डिक्ट में कही। ठीक है जी, जो यहां पे बात करी गई है। ठीक है, तो उस केस के बाद जो दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, दे गेन्ड मोर पावर एज कंपेयर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिस वाज द डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जो मैंने आपको समझाया है, दैट इज रिटन इन दिस स्लाइड्स, सो प्लीज गो थ्रू दीज स्लाइड्स बाय योरसेल्फ वंस। अब उसी की तरह दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, क्योंकि पुडुचेरी भी एक वैसी ही यूटी है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं और आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में बात क्या हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दैट अलाउ हिम in the matters related to public order, police and land, whereas when you compare it with the lieutenant governor of Puducherry does not have any such power. So obviously
Lieutenant Governor of Puducherry has less powers as compared to the Lieutenant Governor of Delhi. And again, Lieutenant Governor of Puducherry is bound by the advice of Council of Ministers of Puducherry. ठीक है, so this is your basically concern of UT of Delhi and UT of Puducherry. तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इतना ही more than sufficient है. Rest entirely is basically the part of your mains component. Right. So next is your sixth schedule, जो आप लोगों ने काफियों ने कमेंट सेक्शन में बात करी थी कि सिक्स शेड्यूल को थोड़ा सा डिस्कस करने की. तो वी विल डिस्कस बेसिकली द इश्यूज रिलेटेड टू सिक्स शेड्यूल एंड व्हाट इज द प्राइमरी सिक्स शेड्यूल, व्हाट प्राइमरीली सिक्स शेड्यूल इज. ठीक है, तो सिक्स शेड्यूल जो है, सिक्स शेड्यूल बेसिकली रिसेंटली न्यूज में भी था क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338 ऑफ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 338 ए जो हमारे संविधान का है, उसमें सिक्स शेड्यूल नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब की बात करी गई है. एंड रिसेंटली नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब ने यह कहा कि जो लद्दाख है दैट शैल ऑल्सो बी गिवन द क्राइटेरिया और द टाइटल ऑफ ट्राइबल एरियाज अंडर सिक्स शेड्यूल. ठीक है जी. सो एट प्रेजेंट सिक्स शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू 4 स्टेट्स. सिक्स शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू 4 स्टेट्स, दैट इज द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो एट प्रेजेंट इन 4 स्टेट्स में सिक्स शेड्यूल एप्लीकेबल है. अब सिक्स शेड्यूल बेसिकली है क्या कि सिक्स शेड्यूल काइंड ऑफ गिव्स और क्रिएट्स एन ऑटोनॉमस रीजन्स विद इन इंडिया. कि दीज 4 स्टेट्स दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, these 4 states may have the region which will be classified under 6th schedule. ठीक है, कि this region may be classified or these regions may be classified as 6th schedule regions. In these 6th schedule regions, the governor holds maximum power, right? The governor holds maximum power and these autonomous districts are held by or are further added by or further the responsibilities of the governor. और ऐसा नहीं है कि गवर्नर बेसिकली अपनी मर्जी से फैसले लेता है. गवर्नर इज बेसिकली एडवाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स. अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या हैं कि ये जो 6 शेड्यूल एरिया हैं दे मे बी डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, सपोज करो कि दिस इज अ वन डिस्ट्रिक्ट दैट हैज बीन डिवाइडेड इन दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन ऑफ 6 शेड्यूल. So in this district council or in this district, there can be a creation of a district council. This district council has 30 members, out of which 26 are elected by the people of this region and 4 are nominated by governor and they hold office on the concept of pleasure of governor. ठीक है, they hold office on the concept of pleasure of governor. Now this particular district can be subdivided into regions. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 tribes residing in this particular region A, B and C. So the governor may say that there will be 3 different regions in this particular district. So in these 3 regions there can be separate regional councils which can be established. Right. Now the very important part of this particular region or this particular district or 6th schedule is that these 6 schedule areas have kind of all powers, that is they have even legislative powers, they have executive powers and they even have judicial powers. Very important point. A very important point that they enjoy all kinds of powers. In legislative powers, they can make the laws with regard to the subjects like marriage, लैंड, गैम्बलिंग, फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो इन सब के रिगार्डिंग ये लॉज बना सकते हैं और इनको एग्जीक्यूट करने की पावर्स भी ये रखते हैं. अभी जो छोटे मोटे इनके ट्राइबल डिस्प्यूट्स होते हैं उन ट्राइबल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए दे इवन एंजॉय द जुडिशियल पावर्स. एंड इन दिस केस द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कैन एस्टेब्लिश विलेज काउंसिल्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. Village councils to resolve the dispute and the jurisdiction of high court over these judicial powers can be further decided by the governor. कि मतलब क्या हुआ कि इस
रीजन में जो जुडिशियल पावर्स हैं, जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ओवर द सेटलमेंट मैकेनिज्म और द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इज डिफाइंड बाय द गवर्नर। दैट मीन्स कि हाई कोर्ट की पावर को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इतनी पावर्स इंजॉय करता है आपका 6th शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो जो मैंने बात करी है वो सारा आपका इस स्लाइड में लिखा हुआ है, राइट। तो प्लीज गो थ्रू दीज स्लाइड्स वंस एंड द एंटायर टॉपिक हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, राइट। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 371। तो आर्टिकल 371 बेसिकली इज रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस गिवन टू पर्टिकुलर स्टेट्स। ठीक है, तो 370 जैसे इट वॉज इन न्यूज अ लॉट ऑफ टाइम, और जम्मू एंड कश्मीर को लेकर हर बार न्यूज में ही रहता था, दैट स्पेशल पावर्स गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर। सो ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली जम्मू एंड कश्मीर विच हैज बीन गिवन स्पेशल पावर्स, देयर आर वेरियस अदर स्टेट्स अंडर आर्टिकल 371 विच हैव बीन गिवन स्पेशल पावर्स। तो 371 goes from आर्टिकल 371 to 371J। ठीक है, तो 371 जो है दैट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट महाराष्ट्र। ठीक है, कि सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर विदर्भ, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड कच्छ, गुजरात की जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनके लिए स्पेशल डेवलपमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की पावर दी गई है आर्टिकल 371 में फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371A which was added by 13th Amendment Act 1962 is related to Nagaland। अब इसमें इन्होंने क्या बात करेगी, दिस वॉज बेसिकली विद रिगार्ड टू द नागास पीपल कन्वेंशन इन 1960 विच वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड नागास पीपल कन्वेंशन। तो जो एग्रीमेंट हुआ था जब नागालैंड इनकॉर्पोरेट किया गया था और 1963 में क्रिएट करा गया, उस टाइम पे जो सेंटर और नागा पीपल कन्वेंशन में एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बेसिस के ऊपर 371A के अंतर्गत नागालैंड को स्पेशल पावर्स दी गई। अब उसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट है इट डज नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन नागा रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस, customary law and procedure, administration and ownership of transfer of land without concurrence of state assembly। तो ये 4 प्रोविजंस जो हैं इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर जो है दैट लाई स्पेसिफिकली विद द नागालैंड स्टेट असेंबली, एंड पार्लियामेंट कैन नॉट फ्रेम द लॉज ऑन दीज 4 इश्यूज, राइट। दिस वाज योर 371A। 371B इज 22nd अमेंडमेंट एक्ट एंड इज रिलेटेड टू आसाम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी ऑफ असेंबली में कुछ स्पेसिफिक कमेटीज क्रिएट की जा सकती हैं विच विद रिगार्ड टू द ट्राइबल एरियाज, जो अभी ऊपर हमने बात करा 6 शेड्यूल में, ये उसकी बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जो ट्राइबल एरियाज की बेटरमेंट है, ट्राइबल एरियाज की डेवलपमेंट है, उनके लिए स्पेशल कमेटीज जो हैं वो राष्ट्रपति बना सकते हैं विद रिगार्ड टू असम। दैट इज 371B। 371C इज 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 विद रिगार्ड टू मणिपुर। ठीक है, अब इसमें जो बात हो रही है वही बात हम कर रहे हैं जो भी हमने 6 शेड्यूल में बात करी, दैट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी गिवन टू गवर्नर फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट इज 371D। ठीक है जी, 371D इसमें बात क्या की जा रही है, दैट प्रेसिडेंट मस्ट इंश्योर इक्वल एंड इक्विटेबल फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब ये जो स्टेट 371D में बात करी जा रही है कि इस स्टेट में जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं संविधान में। ठीक है जी, अब ये हो क्या रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि स्टेट के जैसे सिविल सर्विसेज हैं, सिविल पोस्ट हैं, इन स्टेट के लोकल कैडर्स के लिए, उसके लिए स्टेट के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। अब यहाँ पे मिस क्या हो गया कि स्टेट कौन सी, तो आर्टिकल 371D की जो स्टेट है दैट इज योर आंध्र प्रदेश, राइट। तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे स्लाइड में मिस हो गया, आंध्र प्रदेश है जो आर्टिकल 371D की बात कर रहे हैं। एंड आफ्टर 2014 आंध्र प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट, दिस वाज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बोथ। ठीक है, तो 371D इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सॉरी, ये स्लाइड में मेंशन करना यहाँ बाई चांस रह गया। ठीक है जी, दूसरा है आपका 371E। तो 371E जो है दिस इज अगेन रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। 371F इज रिलेटेड टू सिक्किम, जो सिक्किम को इनकॉर्पोरेट करा गया था हमारे देश में, तो उसको स्पेशल पावर्स दी गई थी सिक्किम को, और वो सिक्किम की स्पेशल पावर जो थी उसमें यह भी कहा गया था कि जो वेरियस पॉपुलेशन या डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम है उसके इंटरेस्ट को मैनेज किया जाएगा और रेगुलेट किया जाएगा।
ठीक है जी। 371G इज अगेन रिलेटेड टू मिजोरम। वही बात जो ऊपर नागालैंड के हिसाब से हो रही थी, यहां पे 371A में, वही 371G में विद रिगार्ड टू मिजोरम हो रही है कि मिजोस के लॉ पे, प्रोसीजर पे, प्रैक्टिस के ऊपर या ट्रांसफर ऑफ लैंड के ऊपर पार्लियामेंट जो है वो कोई लॉ नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ असेंबली के पास पावर है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 371H। 371H इज बेसिकली 55th अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या किया कि गवर्नर के पास पावर है कि गवर्नर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिगार्ड टू लॉ एंड ऑर्डर and establish law and order in Arunachal Pradesh, as this Arunachal Pradesh, you all know, is a boundary state or a border state, sorry, is a border state। तो उसमें गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है कि जो चाइना के साथ बॉर्डर है या चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, उस रीजन में या पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश में वेलबींग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की स्पेशल पावर गवर्नर के पास सौंपी गई है। राइट। नेक्स्ट इज 371J विच इज 98th अमेंडमेंट एक्ट 2012। अब इसमें क्या है, जो हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन है जो जुड़ता है, जो बॉर्डर रीजन है, इसमें बेटर रीजनल डेवलपमेंट के लिए, ये बैकवर्ड एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए बेटर फैसिलिटीज के लिए पावर दी गई है कि जो है यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करवाई जा सकती हैं फॉर द क्रिएशन और फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन। उसी की तरह एक 371I भी है जो गोवा से रिलेटेड है, पर इसमें एज सच कोई स्पेशल प्रोविजंस या कोई स्पेशल पावर्स की बात नहीं करी गई है। राइट। सो दैट इज इट विद रिगार्ड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। आई होप यू हैव understood this concept, and if you have any doubt you can please mention it in the comment section. Thank you very much, all the best and study hard.